नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए बंगला के सुप्रसिद्ध कथाकार बिमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी घरंती। बिमल मित्र जी हिंदी भाषा के पाठकों में बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय थे। उनकी लिखी कहानी घरंती आज सुनिए। यह कहानी अगर मुझे नहीं लिखनी पड़ती तो मैं खुश ही होता। मैं लेखक जीवन के शुरू में ही अपनी सुख सुविधाओं का प्रश्न पीछे छोड़ आया था और अब यह प्रश्न ऐसे भी नहीं उठता क्योंकि मिसेस चौधरी के विशेष अनुरोध पर ही मुझे ये कहानी लिखनी पड़ रही है। हालांकि कहानी का अंत उन्होंने जैसा चाहा था वैसा कर नहीं पाऊंगा, इसीलिए मुझे खेद है। वे जहाँ भी हों, आशा है इस कहानी को पढ़कर मुझे माफ़ करेंगी। उस दिन की घटना के बाद मिसेस चौधरी कहाँ चली गईं किसी को मालूम नहीं। मैं नहीं जानता ये किताब उनके हाथ लगेगी या नहीं। फिर भी अगर उनकी नज़र इस कहानी पर पड़े तो मैं उन्हें सूचित करना चाहूँगा कि लावण्य अच्छी है, उसका एक लड़का हुआ है और लावण्य ने अपने लड़के का नाम रखा है। खैर, ये बात अभी यहीं छोड़ते हैं। मिसेस चौधरी को सारी बातें आज याद हैं या नहीं मैं नहीं कह सकता, पर मुझे सब कुछ याद है। रात के करीब 12 बज रहे थे। लावण्य के घर से निकलकर मिसेस चौधरी टैक्सी पकड़कर यूं ही सड़क पर थोड़ी दूर घूमती रहीं और फिर मेरे घर आईं। मिसेस चौधरी वृद्धा नहीं थीं, पर उन्हें युवती भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी जब वो कमरे के अंदर आईं तो सेंट की खुशबू से सारा कमरा सुगंधित हो उठा था। पर आज उनके रूज लगे गाल और लिपस्टिक रंगे होंठ अचानक मुरझा से गए थे। आते ही वो बोलीं, मैं मुश्किल में पड़कर तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हें एक कहानी लिखनी पड़ेगी विमल। मैंने कहा, क्यों, क्या बात हो गई? तुम पहले वचन दो कि लिखोगे। तुमने तो बहुतों को लेकर लिखा है, ये भी तुम्हारा ही विषय है। खुलकर बताइए, आखिर मामला क्या है? मिसेस चौधरी बोली, तुम्हें लावण्य को लेकर एक कहानी लिखनी पड़ेगी। लावण्य कौन है? सब बताऊंगी, पर पहले वचन दो कि लिखोगे। मैं करता भी क्या, हाँ करनी ही पड़ी। मिसेस चौधरी बोली, बदनाम सिर्फ हमें ही किया जाता है, पर फिर भी तुम्हें कहती हूँ, हम कितने भी अपराध क्यों ना करें पर हम चरित्रहीन नहीं। हमारे घर जो लोग आते हैं उनमें से कोई भले ही हमें सती सावित्री न माने, पर मुझे घृणा से नहीं देखते हैं। मेरे विरुद्ध कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने समाज को धोखा दिया है। मैं सीधी सपाट बात समझती हूँ, रुपया फेंको मजा लूटो। आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे घर आने पर उसके पीछे पुलिस कभी भी पड़ी है। पुलिस क्या कुछ नहीं समझती कि मेरा कारोबार क्या है, कैसे मेरी रोजी रोटी चलती है। पुलिस को सब मालूम है, फिर भी ये सब कुछ नहीं कहते। मेरे घर के पास ही थाना है, उनकी नाक के नीचे ही मेरा कारोबार चल रहा है। कैसे? मिसेस चौधरी को प्रश्न का उत्तर चाहिए नहीं था, इसलिए मैं चुप ही रहा। बोलते बोलते मिसेस चौधरी के अधपके बालों का जूड़ा खुल गया। दोनों हाथों से उसे संभालती हुई बोली, इस रात को तुम्हारे घर बैठकर ही बोलती हूँ। मुझे कुछ लोग कुल त्यागिनी कहते हैं, कुछ कहते हैं मुझे पति ने छोड़ रखा है। मैं सब जानती हूँ, स्वीकार भी करती हूँ। तुम लोगों के सामने अपने को भला बनाकर व्यर्थ की बड़ाई कभी नहीं करती। मैं जो हूँ वो हूँ। जिस दिन मिस्टर चौधरी का हाथ मेरे बक्से में रखे प्रेम पत्र पर पड़ा, उस दिन भी मैंने अपनी सफाई में झूठ नहीं बोला था। और फिर तुम लोगों को तो मालूम ही है कि एक गिलास बियर पी लेने के बाद मैं कितना बकने लगती हूँ, कुछ भी छिपा नहीं रह जाता। बोलते बोलते वो हाँफने लगी। बोली, शायद तुम मानोगे नहीं, शाम को 3 कप चाय के बाद ही नशा उतरता है, पर आज 1 कप भी चाय पीने की फुर्सत नहीं मिली। फिर निसंकोच बोली, अपने नौकर को जगाकर जरा चाय बनाने के लिए कहना। मुझे लगा मिसेस चौधरी को किसी बात से ज़बरदस्त चोट पहुंची है। यंत्रणा से इतनी त्रस्त हैं कि रोज़ की चाय भी याद नहीं रही। नहीं तो मिसेस चौधरी जैसी महिला इतनी रात गए अपना कारोबार न संभाल कर यहाँ क्यों आती? किसी असहाय आक्रोश से वो क्षत विक्षत हो रही थीं और मुझे ही एकमात्र उपाय समझकर यहाँ आ पहुँची थीं कि शायद एक कहानी लिखकर मैं उनके दुख का कोई समाधान कर पाऊँ। मैंने पूछा, लावण्य आपकी कौन है? चाय की चुस्की लेकर मिसेस चौधरी बोली, कोई भी नहीं, मेरा अपना है ही कौन, बोलो। मेरे घर पर जैसे और भी 10-5 लड़के लड़कियां आती हैं, लावण्य भी वैसी ही है। इन लोगों के साथ मेरा कैसा संपर्क? कितने ही गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, मारवाड़ी आते जाते हैं। लड़की साथ लेकर आते हैं, 1, 2 या 3 घंटे के लिए कमरा किराए पर लेते हैं। कोई कोई रात भर के लिए भी लेता है। 3 फर्निश्ड कमरे हैं मेरे पास।
फिर काम खत्म हो जाने पर जिसको जहाँ जाना हो चले जाते हैं। लावण्य भी उन्हीं में से एक है। मेरे साथ उसका क्या रिश्ता? लावण्य के साथ अगर मिसेस चौधरी का कोई रिश्ता नहीं तो फिर उसे लेकर इतना सिरदर्द ही क्यों, और मुझसे कहानी लिखवाने की ये अथक चेष्टा भी क्यों? मैं कुछ समझ नहीं सका। मिसेस चौधरी फिर बोली, मेरा इस तरह का कारोबार है, केवल इसलिए तुम मुझे अर्धपिशाच नहीं कह सकते। तुम लोग भी तो मेरे घर आते हो, ताश खेलते हो, और हालांकि अपने ही पैसों से खाना मंगवा कर खाते हो, पर क्या मैंने कभी कोई किराया मांगा है? बचपन में मैं भी कभी कविता लिखती थी, इसीलिए तुम लोगों से आज भी मिलती जुलती हूँ। इस लाइन में आकर सब कुछ छूट गया। छूटने दो, सबको सब चीज़ें हासिल भी तो नहीं होती। उस मकान के किराए से जो कुछ आता है, मेरा बाकी जीवन तो उससे कट ही जाएगा। जो मिसेस चौधरी को जानते हैं वे समझ सकते हैं कि ये उनकी नम्रता है। जैसे तैसे दिन गुजार देना ऐसा जीवन उनका नहीं है। इधर के वर्षों में उन्होंने काफ़ी धन कमाया है। मिसेस चौधरी बोली, तुमने फूलचंद को देखा है? हाँ, मैंने कहा। उसके जैसा धनी जो एक बात पर 10,000 रुपया निकाल सकता है, उसने भी जब लावण्य के लिए एक बार के लिए 800 रुपये खर्च करने चाहे तब भी मैं राजी नहीं हुई। अब चाहे मैं कितनी भी बड़ी व्यापारी ही क्यों न रहूं, कभी मैं घर की बहू थी। रोज़ सुबह स्नान करके तुलसी पर भी मैं पानी चढ़ाया करती थी। आज तुम लोग मुझे कुछ और ही रूप में देख रहे हो। अब तो पके बालों को काले रंग से रंगती हूँ, गाल की झुर्रियों पर रूज लगाती हूँ। अचानक मिसेस चौधरी की जुबान से ऐसी बातें सुनकर तो मैं दंग रह गया। पर वो बोली, बाहर टैक्सी खड़ी है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगी। अभी इतनी रात को? मैंने पूछा। उसमें क्या है? खैर, उस रात अंत तक मैं उनके साथ उनके घर नहीं गया। बहुत रात तक वहीं बैठकर मिसेस चौधरी मुझे सारी कहानी सुना गई। कहानी जब खत्म हुई, सुबह के 3 बज रहे थे। चलते समय मेरे दोनों हाथ पकड़कर बड़े करुण भाव से मिसेस चौधरी ने कहा था, बड़े भले हो तुम, ये कहानी तुम्हें लिखनी ही पड़ेगी, लेकिन अंत तुम्हें बदलना पड़ेगा। मैंने जैसा कहा उसी तरह अंत करना, करोगे ना? और हाँ, कल शाम एक बार मेरे घर भी आना। दूसरे दिन ठीक समय पर मैं मिसेस चौधरी के घर पहुंचा, पर उनसे भेंट नहीं हुई। दरवाजे पर ताला लटक रहा था। सुना मिसेस चौधरी मकान छोड़कर कहीं चली गई हैं। कहाँ, ये किसी को नहीं मालूम। उनके साथ उस रात की भेंट मेरी आखिरी भेंट थी। भले ही अंतिम भेंट मेरी वही रही हो, पर उनसे मेरा संपर्क नहीं टूटा। जब भी कभी कोई कहानी लिखने बैठता, मिसेस चौधरी की कही कहानी ही बार बार याद आती। कई बार सोचा निरंजन और लावण्य की कहानी लिख ही डालूं। मिसेस चौधरी ने जिस तरह लिखने को कहा था उसी तरह लिख डालूं। मिसेस चौधरी जहाँ भी हों, हो सकता है ये कहानी उनके हाथ लग ही जाए। कभी वो मुझे बहुत मानती थीं, उस स्नेह का बदला मैं कहानी लिखकर थोड़ा बहुत लौटा भी सकता हूँ, पर मन नहीं मानता। ट्राम, बस, सिनेमा, सड़क, सभी जगह मन लावण्य को ढूंढता फिरा। शाम की चौरंगी में एक किनारे पर सस्ते रंग से गाल और होठ रंगे किसी लड़की को खड़ा देखकर मैं चौंक उठता। कहीं यही मिसेस चौधरी की लावण्य तो नहीं? हो सकता है लावण्य के जीवन की परिणति यही हुई हो। और फिर जब कभी किसी नए परिवार को शांत सुखी जीवन व्यतीत करते देखा, पुत्र कन्याओं के बीच एक सुखी दंपत्ति देखा, मैं अपलक देखता रह गया। लगता यही तो लावण्य है। मेरे जिज्ञासु मन की भूख कभी नहीं मिटी। शायद मिसेस चौधरी की काल्पनिक परिणति से लावण्य के वास्तविक जीवन की परिणति अलग थी। मैं अपनी कल्पना और उद्भावना सहित उसका कोई समाधान नहीं निकाल सका। निरंजन न सही, पर उस जैसे आदमियों को तो मैं आज भी सुबह बस में चढ़कर ऑफिस जाते देखता हूँ। 101 रुपये माहवार में दाल, रोटी और मोटा कपड़ा ही मुश्किल से कोई जुटा पाता होगा। एक पेट का गुजारा तो 100 रुपये में खींच तान कर चल ही सकता है। पर लावण्य? मिसेस चौधरी ने कहा था लावण्य भी निरंजन की ही तरह 55 रुपया वेतन और 50 रुपया महंगाई भत्ता कुल 105 पाती थी। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, इतने कम पैसों में इससे अधिक विलासिता वे कर भी कैसे सकते हैं? मेस का खर्चा, बस का किराया, टिफ़िन और महीने में एक आध सिनेमा, क्या वे नहीं देखते? मालूम नहीं उन दोनों का परिचय कैसे हुआ। कभी किसी ग्रह के चक्कर में लक्ष्य भ्रष्ट होकर एक दूसरे के समीप आ गए होंगे, फिर कभी अलग नहीं हुए। क्यों? उन लोगों को लेकर कभी कहानी लिखवानी पड़ेगी, ऐसी शंका मिसेस चौधरी को नहीं थी। नहीं तो वो भी कारण जानने की कोशिश करती। लेकिन कुछ भी हो, निरंजन की पसंद की प्रशंसा तो करनी ही चाहिए।
मिसेस चौधरी कहती, लावण्य दुबली है तो क्या, उसके चिबुक के तिल के कारण उसे सभी पसंद करते हैं। मैं भी लावण्य को देख सकता हूँ। मिसेस चौधरी के वर्णन के साथ ट्राम और बस में बैठे लड़कियों को मन ही मन मिलाता भी रहता हूँ। लिंडसे स्ट्रीट के चौराहे पर जब किसी लड़के लड़की को साथ जाते देखता हूँ तो लगता है ये लावण्य और निरंजन ही हैं, और दफ्तर की छुट्टी के बाद वे लोग शायद मिसेस चौधरी के फ्री स्कूल स्ट्रीट के मकान की ही तरफ जा रहे हैं। महीने का पहला सप्ताह है। 1 घंटे के लिए 5 रुपये किराए पर मकान लेकर एकांत पे दोनों आमने सामने घनिष्ठ होकर बैठेंगे। ऐसी जोड़ी का मैंने कभी कभी पीछा भी किया है। लगा क्या मिसेस चौधरी ने फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया है। पर मेरी कल्पना के निरंजन और लावण्य दुकानें, मोटरें, लोग बाग सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मोटे ट्विल की कमीज पहने और पैर में काबुली जूते पहनकर निरंजन बड़ा आकर्षक दिख रहा है। आज उसने दाढ़ी भी बनाई है। लावण्य ने भी आज नई साड़ी बांधी है। गले में झूठे मोतियों की माला लटक रही है। मैं झट नज़दीक पहुंचकर उन्हें देखने लगता हूँ। सड़क की भीड़ में से वे मुझे नहीं देख सकते। मुझे इन्हें लेकर एक कहानी लिखनी ही है। मिसेस चौधरी के वर्णन से ऐसी जोड़ियों में आज भी कोई अंतर नहीं है। शाम के धुंधलके में मिसेस चौधरी के लावण्य और निरंजन मेरे समक्ष मानो सजीव हो उठे हैं। निरंजन कहता है, इस साड़ी में बड़ी अच्छी दिख रही हो लावण्य। कितने में खरीदी है ये साड़ी? लावण्य पूछती है। कीमत अभी नहीं दी है, परिचित दुकान है, हर महीने 2 रुपये देकर कीमत चुका दूंगा। लावण्य बोलती है, पर अभी इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम्हारे जूते फट गए हैं, उन्हें भी खरीदना ज़रूरी है। निरंजन बोलता है, अगले महीने नौकरी पक्की हो जाएगी फिर खरीद लूँगा। हम लोगों को अभी से कुछ पैसे जोड़ने चाहिए। कब तक मिसेस चौधरी का कमरा किराए पर लेते रहेंगे? पिछले महीने के ही 2 दिनों का किराया बाकी पड़ा है, लावण्य कहती है। निरंजन का चेहरा मैं अब पूरी तरह देख पा रहा हूँ। निम्न मध्यम वर्गीय जीवन के भविष्यहीन दिन गुजारने की थकावट के बीच मानो एक थोड़ी सी चमक दिखाई पड़ी। लावण्य और वो एक सुखी दंपति का एक छोटा सा परिवार, 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट, यही 30-40 या 50 रुपये किराए का, बस यही तो चाहिए। और यदि कभी अच्छे दिन आए तो। चलते चलते अचानक निरंजन बोलता है, पता है एक अच्छे मकान की सूचना मिली है, किराया भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपये। लेकिन सलामी मांगता है क्या? लावण्य पूछती है। चेष्टा करने पर सलामी के बिना भी फ्लैट किराए पर मिल सकता है। लावण्य से परिचय के बाद पिछले 2 सालों से निरंजन मकान के लिए क्या कम कोशिश कर रहा है। एक मकान मिल जाने पर उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मिसेस चौधरी का कमरा किराए पर लेकर पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। महीने में 4 बार मिलने पर 5 चौके 20 रुपये निकल जाते हैं। कभी कभी तो महीने में 5 या 6 बार भी मिसेस चौधरी के यहाँ जाना पड़ा है। वैसे तो मिसेस चौधरी अच्छी महिला हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा है, उधार पर कमरा भी दे देती हैं। इसके अलावा भी वे मनचाहे उतने घंटे रह भी सकते हैं। बस ट्रॉम बंद होने के पहले ही निकल जाना पड़ता है, फिर उसके बाद न जाने मुलाकात का मौका फिर कब मिले। चलते चलते निरंजन लावण्य का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। उनकी बात सुनते सुनते मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ। अचानक देखता हूँ आदमी और दुकानों की भीड़ में निरंजन और लावण्य कहीं खो गए हैं, और मैं ही अकेला मिसेस चौधरी की फ्री स्कूल स्ट्रीट के मकान के सामने खड़ा हूँ। स्वप्न से मैं जाग उठता हूँ। इस परिचित मकान के अंदर सजे धजे साहब और मेम बैठे हैं। पियानो की धुन सुनाई दे रही है। मिसेस चौधरी का नेपाली दरबान अब मुझे पहले की तरह सलाम नहीं करता। मिसेस चौधरी कहती थीं, टॉलीगंज से बसंती, चेतला से कल्याणी और बेहाला से टगर आती है, लेकिन हर दिन एक नए चेहरे के साथ। चौरंगी से पकड़ कर ले आती थीं। लेकिन लावण्य, वो बराबर निरंजन के साथ ही आती थी। जब निरंजन बेकार रहता तब भी लावण्य 3-3 महीनों तक उसके मेस का खर्च देती थी। इसी शहर में किराए पर और भी मकान और जगह मिल सकती हैं, पर कहीं भी इतनी शालीनता नहीं होगी। बाहर से देखने पर कोई समझ ही नहीं सकता था। सामने ऑर्चिड और मॉर्निंग ग्लोरी फूलों की बाड़, पीछे के दरवाजे से सीधे अंदर जाने पर कोने में 3 कमरे हैं। भारी पर्दा हटाकर कमरे के अंदर पहुंचने पर एक तख्त पोश दिखाई देता है, एक ड्रेसिंग टेबल, एक दर्पण, 2 कुर्सियाँ। बस फर्नीचर के नाम पर सिर्फ इतना ही है, पर बाथरूम कमरे के साथ ही हैं। ऐसी जगह में रुपए खर्च करने पर अफसोस नहीं होता। आज मुझे याद आ रहा है, एक दिन ताश खेलते खेलते अचानक मिसेस चौधरी उठ पड़ी।
जॉर्जेट की साड़ी संभालते हुए बोली, मुझे ताश मत देना भाई, जरा उधर देखाऊं ये शोर शराबा कैसा हो रहा है। बाहर से कुछ कोलाहल की आवाज़ आ रही थी। फिर एकाएक मिसेस चौधरी का अल्सेशियन गरज उठा। हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। थोड़ी देर में मिसेस चौधरी आईं और पंखे की रफ्तार तेज कर बैठ गईं। मैंने पूछा, मामला क्या है मिसेस चौधरी? अरे क्या बताऊं, फूलचंद सेठ आया था, शराब में धुत। कई बार मना कर चुकी हूँ पर फिर भी। और फिर ताश के पत्तों में डूब गई। नो बिड 3 डायमंड्स। उसके बहुत दिनों के बाद उसी फूलचंद से मेरी भेंट हो गई। लंबी चौड़ी मोटर का ब्रेक लगाते ही वह हंसकर पूछा, क्या हाल है सर? कौन कहेगा फूलचंद 40 वर्ष का हो चुका है, अभी भी मस्त होकर कार ड्राइव कर सकता है। मैंने सोचा अच्छा ही हुआ फूलचंद से भेंट हो गई, शायद मिसेस चौधरी के बारे में ये कुछ खबर दे सके। पर मेरे पूछने के पहले ही उसने खुद पूछा, मिसेस चौधरी की कोई खबर है सर? पर फूलचंद सेठ को किस बात की चिंता? इस मोहल्ले में ना सही किसी और मोहल्ले में अड्डा खोज ही लेगा। मिसेस चौधरी ना सही मिसेस सरकार तो हैं। कितना कुछ है। और फूलचंद की उम्र तो मानो घट रही है। वो रोज़ नवयुवक बनता जा रहा है। 3 असली शुद्ध घी की दुकानें और डालडा घी का कारोबार है फूलचंद सेठ का। गाड़ी चली गई। मैं बहुत देर तक उसी तरफ देखता रहा। लेकिन फिर एक दिन सच में ही मैं कलम लेकर लिखने बैठ गया। सोचा अब लावण्य की कहानी लिखनी ही चाहिए। मिसेस चौधरी के कहने के अनुसार ही लिखने बैठा। शुरू किया। सप्लाई ऑफिस की सीढ़ियों के पास निरंजन खड़ा है। लावण्य के दफ्तर से छुट्टी हो चुकी है। सभी सीढ़ी से उतर रहे हैं। निरंजन को खड़ा देखकर लावण्य चौंक कर पूछ बैठती है, अरे तुम? निरंजन बोलता है, हाँ तुम्हारे लिए ही तो खड़ा हूँ। पर आज तो तुम्हारे आने की बात नहीं थी। कुछ भी हो, आज मिसेस चौधरी के घर चलने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन रुपए? मेरे पास तो सिर्फ बस का किराया भर है। तुम्हारे पास कुछ है क्या? मिसेस चौधरी से अनुरोध करूंगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन आज तुम्हें वहाँ चलना ही होगा। जानती हो लावण्य, आज मेरी नौकरी चली गई। क्या कह रहे हो? मिसेस चौधरी सारी बातें सुनती हैं। लावण्य के कष्ट के इतिहास और उसकी साधना को वो जानती हैं। लावण्य ने धोबी के यहाँ कपड़े देना बंद कर दिया है। दोपहर का खाना छोड़ दिया है। ट्रॉम में 2nd क्लास में चढ़ने लगी है। अपना खाना रुमाल में बांध कर ले आती है और मिसेस चौधरी का कमरा बंद करके वहाँ बैठकर दोनों मिलकर उसी को खाते हैं। लावण्य ने सिर में तेल डालना भी कम कर दिया है। क्रीम भी खत्म हो गई है और फिर खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ी। मिसेस चौधरी ने मुझसे कहा था, क्या करती, उन लोगों के लिए कंसेशन कर दिया। 5 रुपये के बदले 3 रुपया किराया कर दिया। फिर भी नकद नहीं दे पाते थे, बाकी रह जाता था। दूसरी तरफ टॉलीगंज की बसंती ढाका की साड़ी पहनती। चेतला की कल्याणी ने सोने का हार बनवा लिया था और बेहाला की टगर ने पीतल की चूड़ियाँ तोड़वा कर सोने की करवा ली थीं। बाजार गर्म था। मिसेस चौधरी भी चुप क्यों बैठती? कमरे का किराया उन्होंने 5 से 10 रुपया कर दिया। लेकिन फिर भी निरंजन और लावण्य के लिए 3 रुपये ही तय रहा। वैसे 10 रुपये पर भी कमरा खाली नहीं रह पाता। ग्राहक लौट जाते। मिसेस चौधरी दिन भर टेलीफोन पर एंगेज्ड रहती। मुझे याद है एक दिन मैं बहुत डर गया था। दोपहर का समय था। खाना खाने के बाद मिसेस चौधरी के साथ गप लड़ाने के लिए निकल पड़ा। एक उद्देश्य ये भी था कि अपनी नई पुस्तक की प्रति उन्हें भेंट करूंगा और उन्हीं के बिस्तर में बैठकर किताब के कुछ अंशों को पढ़कर उन्हें सुनाऊंगा। मिसेस चौधरी साहित्यिक नहीं थीं, पर साहित्य रसिक थीं। उनको किताब देकर मैं अपने को धन्य मानता। पर दूर से ही मैंने देखा, उनके घर के सामने भीड़ थी। भीड़ में पुलिस के कई आदमी भी थे। मुझे लगा जरूर कोई हंगामा हुआ होगा। छी छी, अब मिसेस चौधरी जरूर फंसेंगी। हम लोगों के अड्डे की भी शायद छुट्टी हो जाएगी। जाऊं या नहीं, यही सोच रहा था। क्या पता कहीं मैं ही ना फंस जाऊं। ये सोचकर और भी लज्जा आई, क्योंकि लगा मिसेस चौधरी को अकेला छोड़कर भागना क्या उचित होगा। सच में उस दिन पहली बार मैंने अनुभव किया कि मिसेस चौधरी कितनी अकेली हैं और दुनिया में औरत को क्यों एक पुरुष अभिभावक की ज़रूरत है। मिसेस चौधरी, आप जहाँ भी हों, आज मैं निसंकोच स्वीकार करता हूँ कि उस दिन मुझे आप पर दया आई थी। खैर, उस दिन आपके घर पहुंचकर मैंने कहा था, मिसेस चौधरी आज तो मैं बहुत डर गया था। आप सलवार कुर्ता पहनकर सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थीं। आपने पूछा, क्यों? आपके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। मैंने कहा था, घर के सामने भीड़ देखकर मैंने सोचा पुलिस का हंगामा है। लेकिन
पुलिस का नाम सुनकर आप चैन की सांस लेकर आराम से सोफे पर अधलेटी होकर बोली थीं। लेकिन क्या? मैंने देखा सड़क पर बंदर का नाच हो रहा था, इसलिए भीड़ इकट्ठा थी। आपने हंसकर कहा, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मुझे तो डर बस फूलचंद का है। मैंने अचरज से पूछा था, क्यों? फूलचंद आपका क्या बिगाड़ लेगा? आपने कहा था, मेरा वो क्या बिगाड़ेगा? फूलचंद मुझसे ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है, पर मेरे यहाँ उसकी धोती बंधी पड़ी है। पर डर और चिंता मुझे दूसरी बात की है। दूसरी बात? वो क्या है, सुन सकता हूँ? डर मुझे लावण्य को लेकर है। इतना कहकर वो गंभीर हो गई थी। लेकिन उस समय आपने ये नहीं पूछा था कि लावण्य कौन है, उसका परिचय क्या है। आपको अब शायद याद भी नहीं होगा। आप मन ही मन बुदबुदा रही थीं। फूलचंद की नज़र बहुत दिनों से लावण्य पर है। 1 घंटे के लिए 200 रुपये तक देने के लिए राजी है, पर राजी मैं नहीं हूँ। पर कहीं किसी दिन। मैं और चुप नहीं रह सका था, पूछ ही बैठा, लावण्य कौन है? मेरी बात का जवाब न देकर आप बोलती जा रही थीं। फूलचंद अगर बसंती, टगर या कल्याणी किसी को भी मांगता तो आधा घंटे में फ़ोन कर उसे बुला देती। कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन लावण्य को मांगेगा, ये कैसे हो सकता है? छी छी। लावण्य को आप क्यों इतना मानती थीं, ये मैं उस दिन बहुत थोड़ा सा ही समझ सका था। उलझन ही अधिक थी। उस दिन क्या आपको ही मालूम था कि कभी इसी लावण्य को लेकर कहानी लिखवाने के लिए आप रात के 12 बजे मेरे घर पर धरना देंगी? शायद अपने जीवन में जिस चीज़ को आपने खोया था, उसी चीज़ को आपने लावण्य में पाया था। इसीलिए फूलचंद के हाथों में लावण्य को देकर आप स्वयं अपने को अपमानित नहीं करना चाहती थीं। कौन जानता है? इसीलिए ना जब फूलचंद ने प्रस्ताव रखा था, आपने उससे कहा था, 200 क्या 500 देने पर भी लावण्य तुम्हें नहीं मिल सकती। उसकी तरफ अपनी गंदी नज़र मत डालो फूलचंद। पर मिसेस चौधरी, आप फूलचंद को नहीं पहचान सकी। फूलचंद ठहरा व्यापारी आदमी। व्यापार के दांव पेंच 7 पुरखों से उसके खून में थे। कब क्या खरीदना चाहिए, फिर कब उसे बेचना चाहिए, ये वो अच्छी तरह जानता था। इसीलिए नाराज या अपमानित ना होकर फूलचंद अपनी रकम बढ़ाता गया था। 500 नहीं तो 700, 700 कम लगे तो 800, 800 में भी राजी नहीं हुई तो आज भी कोशिश करता हूँ तो स्पष्ट देख सकता हूँ कि 3 मंजिले मकान की किसी सीढ़ी से निरंजन उतर रहा है। साथ में लावण्या खुशी से उछल रही है, बोलती है, देखो ये मकान कितना साफ है, कहीं भी जरा सी मिट्टी नहीं है। निरंजन हैरान होकर पूछता है, मिट्टी से क्या करोगी? वाह, एक तुलसी का पौधा लगाऊंगी। हिंदू परिवार के घर में एक तुलसी का पौधा तो होना ही चाहिए। निरंजन बोलता है, तो ये बात है, फिर एक टब में पौधा लगा लेना। अच्छा तो बोलो, सोने का कमरा कौन सा रहेगा? दक्षिण का कमरा ही ठीक रहेगा। खिड़की खुलने पर पूरा आकाश दिखाई पड़ता है। एक पलंग भी तो खरीदना पड़ेगा। निरंजन हंस देता है, बोलता है, धीरज रखो, अभी तो नौकरी लगी ही है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। पहले मकान की व्यवस्था तो हो जाए। 40 रुपये से कम में मकान मिलता ही नहीं। मकान मालिक इससे कम पर तैयार ही नहीं है। ऊपर से बोलता है, धंधा मंदा है, व्यापार में भी घाटा सहना पड़ा है, आपको सलामी भी कुछ देनी पड़ेगी। निरंजन थोड़ा निराश होता है, लावण्य भी। ऐसी घटना कोई नई बात नहीं। निरंजन बोलता है, कितनी सलामी? जैसे कि अगर सलामी थोड़ी कम हो तो वो दे ही सकेगा। मकान मालिक बोलता है, कोई ज़्यादा नहीं, बाकी किराएदारों ने जितना दिया है उतना ही आप भी दे दीजिएगा। आपसे एक पैसा भी अधिक नहीं लूँगा, मेरे लिए तो सब बराबर हैं। किसी सधे साम्यवादी की तरह निर्लिप्त भाव से बातें कर रहे हैं। फिर भी कितना? निरंजन पूछता है। पूरा ही दे दीजिएगा, टूटी रकम मैं लेता नहीं। ऐसी भाषा निरंजन के लिए समझनी थोड़ी मुश्किल है। निरंजन फिर पूछता है, खुलकर साफ साफ बताएं। तब मकान मालिक कहता है, पूरे 1000 चाहिए। उस दिन फूलचंद ने भी तो यही कहा था, 800 न सही, पूरे 1000। मिसेस चौधरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। उन्होंने फूलचंद को कुछ भी नहीं कहा, निर्विकार भाव से टॉफ़ी चूसती रही थीं। पर घटना चक्र से उसी समय लावण्य और निरंजन वहाँ से गुजर रहे थे। रात के 9:30 बज चुके थे। लावण्य चप्पल घसीटती हुई चली जा रही थी। दिन भर की दफ्तर की थकान से चूर घर पहुंचकर वो मानो विश्राम के लिए तरस रही थी। आपको लगा था ये लावण्य नहीं, ये आप ही का विगत जीवन है। आपकी ही विक्षुब्ध आत्मा आप पर व्यंग कसकर आपको पीछे छोड़कर जा रही है और कभी लौट कर नहीं आएगी। आपने अपने नेपाली दरबान को आवाज़ दी थी, जंगी
जंगी ने आकर सलाम किया तो आपने कहा, लावण्य को बुलाकर तो ले आ। लावण्य आई। आप अपनी ही आत्मा के सामने खड़ी हुई थीं, शायद पहली और आखिरी बार। आपने लावण्य को एकांत में बुलाकर फूलचंद का प्रस्ताव सुनाया। आपको लगा था कि पृथ्वी पर आज तक जितने भी मनुष्यों के पैरों की छाप पड़ी है, उस अनंत जन समुद्र के तरंग यदि आज उद्वेलित हो उठे तो होने दो। नीले आकाश के सभी नक्षत्र यदि कक्ष भ्रष्ट होकर केंद्रच्युत होकर रास्ता भूल जाएं तो हो जाने दो। आपकी वो लावण्य रूपी आत्मा अटल रहेगी। पर वही लावण्य सब कुछ सुनकर सिर झुकाकर चुप रही। फिर थोड़ी देर के बाद बोली, एक बार उनसे पूछना पड़ेगा। मॉर्निंग ग्लोरी की झाड़ के पास निरंजन लावण्य की प्रतीक्षा में खड़ा था। लावण्य वहाँ गई। दोनों में न जाने क्या बातें हुईं। ऐसा लगा मानो एक समझाने की कोशिश कर रहा हो और दूसरा समझना ही नहीं चाहता हो। फिर लावण्य आपके सामने आई और आंखें नीचे करके बोली, मैं राजी हूँ। लावण्य धीरे से बोली थी, लेकिन आपने देखा कमरे के अंदर फूलचंद जलती हुई सिगरेट फेंककर खुशी से उछल खड़ा हुआ था और आपको लगा था जैसे बाहर बरामदे में चेन से बंधा एल्सेशियन भी अचानक रो उठा हो। मैंने पूछा, उसके बाद? मिसेस चौधरी के पके बालों का जूड़ा फिर खुल गया था। वो खुला ही रह गया। बोली, उसके बाद? वही प्रथम और वही अंतिम था। उसके बाद वे लोग फिर कभी मेरे यहाँ नहीं आए। फ्री स्कूल स्ट्रीट के किसी भी आदमी ने फिर कभी निरंजन और लावण्य को उस सड़क से गुजरते नहीं देखा। मैंने पूछा, वे लोग फिर गए कहाँ? मिसेस चौधरी बोली, मैं भी तो यही सोचती हूँ कि कहाँ गए वो लोग। लगता था लावण्य भी शायद दूसरी लड़कियों की तरह गिर गई होगी। बसंती, कल्याणी और टगर से भी मैंने पूछा, पर वे भी कुछ नहीं बता पाईं। यहाँ तक कि फूलचंद भी नहीं बता सका कि वे कहाँ गए। मैंने कहा, हो सकता है उस घटना के बाद निरंजन ने लावण्य को त्याग दिया हो। मैंने भी कई बार यही सोचा। शायद अविश्वास और घृणा से निरंजन ने मुंह फेर लिया और लावण्य ने आत्मग्लानि से आत्महत्या कर ली हो। अपनी आत्मा को अपने ही हाथों से रौंद डाला। यह जानकर मैं भी खुश थी। मैं सच बता रही हूँ कि लावण्य की बर्बादी मेरी अपनी बर्बादी थी। शादी के बाद से मिस्टर चौधरी ने मेरे बक्से से प्रेम पत्र पाने पर जब मुझे त्याग दिया था, उसके बाद इतनी खुशी मुझे पहली बार मिली थी। उस शाम मैंने 3 के बदले 9 कप चाय पी ली। मिसेस चौधरी बोल रही थीं और उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। गाल पर रूज की ललाई, होठों की लिपस्टिक और आंखों का सुरमा सब कुछ धुल गया। उन्हें ऐसी हालत में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद एकाएक मिसेस चौधरी ने अपने को संभाला और अपना बैग खोलकर एक चिट्ठी निकाली। मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, इतने दिनों के बाद आज सुबह ये चिट्ठी मिली। पढ़कर तो मैं हैरान रह गई। मैंने देखा वो निरंजन और लावण्य के विवाह का निमंत्रण पत्र था। 15C काली सरकार रोड, स्वीट 13 नंबर। तारीख भी आज की ही थी। मैं मिसेस चौधरी को अपलक देख रहा था। वो फिर बोली, अभी वहीं से आ रही हूँ। क्या देखा वहाँ? मैंने पूछा। देखा जैसे हर शादी में होता है। उसी तरह लावण्य की मांग में सिंदूर था, माथे पर चंदन का तिलक और गले में फूलों की माला। निरंजन भी सेहरा बांधकर टसर का कुर्ता धोती पहनकर बैठा था। मैं सोच रही थी, पहले ये रिश्तेदार कहाँ थे, भगवान जाने। पर आज की इस शुभ घड़ी में सभी वहाँ मौजूद थे। आज उनके शुभाकांक्षियों की कमी नहीं थी। मकान भी अच्छा ही लगा। रसोई के बगल में एक टब में तुलसी का पौधा प्रतिष्ठित था। दक्षिण का कमरा बेडरूम था, जहाँ से खिड़की खुलने पर आकाश दिखाई पड़ता था। आयोजन भी अच्छा ही था। मैंने अच्छी तरह से देखा कि फूलचंद के संस्पर्श का कलंक कहीं भी नहीं था। चंदन की सुगंध में सब घुल गया था। पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। मैंने पानी तक नहीं पिया। बाहर आकर एक टैक्सी पकड़कर सड़क पर चक्कर काटती रही। पर अब रात के 12 बजे तुम्हारे घर पहुंची हूँ विमल। कहानी बताते बताते मिसेस चौधरी उदास हो उठीं। लग रहा था अभी बुझ जाएंगी। मैंने कहा, निरंजन की उदारता को मानना ही पड़ेगा। सुनते ही मिसेस चौधरी आग की तरह भड़क उठीं। बोली, रहने दो इस उदारता को, पर अपनी कहानी में तुम उनकी शादी नहीं करवाओगे। अंत को तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। मिसेस चौधरी सांस भरकर बोली, शुरू से हूबहू जैसा हुआ वैसा ही लिखना, पर अंत तुम्हें बदलना पड़ेगा। उसकी आत्मा में सड़न लग गई है। मैं मिसेस चौधरी उसकी साक्षी हूँ। लेकिन आत्मा तो कभी मरती नहीं मिसेस चौधरी।
मर गई है बसंती, कल्याणी, अगर सभी की आत्माएं मर चुकी हैं। अगर कहानी में तुम दोनों की शादी करवाओगे भी तो थोड़े ही दिनों के बाद उनमें तलाक करवा डालो। उसके बाद धीरे धीरे लावण्य को कल्याणी, बसंती और टगर के स्तर पर घसीट लाओ और अंत में लिखो, जीवन के अंतिम दिनों में लावण्य भी मेरी ही तरह किराए पर कमरा देने का कारोबार चला रही है, बिल्कुल मेरी तरह। तुम इतना भी नहीं करोगे सिर्फ मेरे लिए? बड़े भले हो तुम, अंत तुम्हें दुखद करना ही पड़ेगा। आखिर क्यों? मैं अधीर हो उठा था। मान लो ये मेरा एक शौक ही है। अगर तुमने कभी भी मुझे माना है और यदि कभी मैं तुम्हारे किसी काम आई हूँ तो मेरा ये एक अनुरोध तुम रखना मेरे भाई। और घरंती को कभी घर नहीं मिलता, इस कहावत को तो तुम मानते हो ना? अतीत की सारी घटनाओं की पुनरावृत्ति करने से आज कोई लाभ नहीं, फिर भी इतना कह सकता हूँ कि पिछले 10 वर्षों से मैं इस कहानी को लिखने का प्रयास करता रहा हूँ। दोस्तों के बीच कभी कभार इस सुनी हुई कहानी का उल्लेख भी किया है। किसी ने विश्वास किया है, किसी ने नहीं, पर मनुष्य के संसार में जीवन के मूल्य बोध के इतने परिवर्तन देखे हैं मैंने, और विस्मय की ऐसी अस्वाभाविक परिसमाप्तियाँ हुई हैं कि कुछ कह नहीं सकता। फिर भी साहित्य के कारोबार में आकर जीवन के संबंध में धारणा चाहे जो भी रही हो, पर साहित्य में भी तो हम फार्मूले पर ही चलते हैं। इसीलिए तो धार्मिक कथा साहित्यिकों को भी अंत तक सधवा किरणमयी को पागल बना देना पड़ा था और विधवा रमा को काशीवास देना पड़ा था। इसी नियम का शिकार बनकर मैंने भी मिसेस चौधरी आपसे सुनी हुई कहानी आपकी ही इच्छानुसार लिखने की कोशिश की थी। लावण्य को पतन की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा देने पर मुझे भी आपकी तरह संतोष ही होता। उससे कम से कम कहावत की कीमत तो बढ़ी जाएगी, उसे एक और दृष्टांत मिल जाता। जीवन में न सही, साहित्य में तो ऐसा किया ही जा सकता था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये कहानी ना ही लिखनी पड़ती तो मैं खुश ही होता। पर आप मुझे क्षमा करें मिसेस चौधरी, आपका अनुरोध मैं नहीं मान सका। क्यों नहीं मान सका, इसका भी एक कारण है, वही कारण बताता हूँ। घृणा, लज्जा और संकोच से चाहे कितने ही क्यों न गड़ जाऊं, पर मुझे ये कहना ही पड़ेगा। उस दिन कलकत्ता से बाहर मध्य प्रदेश के एक कोलियारी इलाके में मुझे जाना पड़ा। किसी पुस्तकालय का उद्घाटन समारोह था। सभापति मुझे ही बनाया गया था। सभा हुई। सभा के अंत में चाय पानी का इंतजाम वहाँ के वेलफेयर ऑफिसर मिस्टर मजूमदार के घर पर था। मिस्टर मजूमदार मुझे अपने घर लेकर गए। उनका घर बहुत ही सुंदर और सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी मिसेस मजूमदार से मेरा परिचय कराया। मिस्टर मजूमदार ने बताया कि उनकी पत्नी मेरी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और मेरी सारी कहानियों और उपन्यासों की उन्होंने एक लाइब्रेरी बना रखी है घर में। तभी उनका बेटा वहाँ आया। मैंने उससे पूछा, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? नीलांजो मजूमदार। बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा। मिस्टर मजूमदार हंसे और बोले, मेरे बेटे का नाम मेरी पत्नी ने ही रखा है, मेरे और अपने नाम को मिलाकर। मेरा नाम है निरंजन और मेरी पत्नी का नाम है लावण्या। दोनों नाम मिलाकर उसने पुत्र का नाम रखा है नीलांजो मजूमदार। ये सुनते ही मैं चकित होकर मिसेस मजूमदार को देखने लगा। उनके गाल पर काला तिल था। अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी घरंती। मुझे आशा है कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।